Hello students, welcome back to our physics class, and in this class we are going to complete our chapter 1 electric charges and field. And in this video lecture we are going to discuss the intensity of electric field due to a uniformly charged spherical shell. And this derivation is again based on applications of Gauss law. Clear? So Gauss law के application के through हम एक uniformly charged conducting स्पेरिकल शेल, हम बोल सकते हैं स्पेरिकल शेल के थ्रू उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो कंटिन्यू करते हैं. देखो सबसे पहले हम एक स्पेरिकल शेल ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज सपोज दिस इज स्पेरिकल शेल, दिस इज स्पेरिकल शेल, और यहाँ हमने इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया. क्लियर? तो इस स्पेरिकल शेल के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ जो चार्ज है उससे मैं मान रहा हूँ कि कितना चार्ज है, क्यू. चूंकि ये स्पेरिकल शेल है, इट इज अ होलो स्फीयर, तो यहाँ सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, एंड वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा. तो हम ये कहेंगे कि यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा. और इस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के थ्रू जो नेट चार्ज है वो कितना है यहाँ, क्यू. क्लियर? डायग्राम इंपॉर्टेंट है. सेंटर पॉइंट सपोज इसके कितना बोल रहे हैं हम, ओ, और जो रेडियस है इस स्फेरिकल शेल की वो हम ले रहे हैं कितना है, कैपिटल आर. रेडियस इज कैपिटल आर. नाउ यहाँ इस स्फेरिकल शेल की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीन अलग अलग पॉइंट पे डिफाइन होगी. एक पॉइंट जो स्फेरिकल शेल के बाहर है, पॉइंट विच इज outside the spherical shell. सेकेंड होगा पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, और तीसरा पॉइंट होगा इनसाइड स्फेरिकल शेल. ठीक है? तो आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट और इनसाइड पॉइंट तीनों के लिए अलग अलग डिफाइन होगा. तो हम तीनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, और तीनों की जो डेरिवेशन मेथड है वो सेम है. हम हर एप्लीकेशन में यही देखते आ रहे हैं अभी कि एक बार हमें फ्लक्स के डेफिनेशन के थ्रू जाना होता है और एक बार हमें गाउस लॉ को अप्लाई करना होता है. फिर दोनों से जो एक्सप्रेशन आते हैं दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वही सेम प्रोसीजर इस डेरिवेशन में भी फॉलो होगा. चैप्टर 1 का ये लास्ट डेरिवेशन है. ठीक है ना? और देखते कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे इसमें हम. तो सबसे पहले हम आउटसाइड पॉइंट लेते हैं. ठीक है ना? ये कोई पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ये कोई पॉइंट है P. क्लियर? The distance of this point P from center O, ये जो सेपरेशन है यहाँ O पॉइंट से, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ये सेपरेशन कितना है, स्मॉल r. यानी जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r. अगर मैं ये कहूँ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल शेल. इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, देन पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. If small r is equals to capital R, we can say the point is now on the spherical shell, or the surface of the spherical shell. If we are saying that small r is less than capital R, then we can consider that the point is inside the spherical shell. So start करते हैं. तो जो first point है वो होगा for outside points, for outside points, और outside points के लिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. ये कंडीशन है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R लिखते ही हमें पता चल जाता है कि नाउ द पॉइंट इज आउटसाइड स्फेरिकल शेल. ओके, तो सबसे पहले हमें एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा जैसा हम हर एप्लीकेशन में करते हैं. और चूंकि जो सरफेस है वो स्फेरिकल है तो गाउसियन सरफेस भी यहाँ कैसा होगा, स्फेरिकल होगा. ऑब्वियस है. तो एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, कोसेंट्रिक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हमें यहाँ ड्रॉ करनी है. तो इस तरीके से ये जो मैंने स्फेरिकल सरफेस बनाई है सिमेट्रिकली यहाँ, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये गाउसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ. और इसकी पूरी के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस है स्मॉल r. तो स्मॉल r रेडियस का एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है सिमेट्री से. और अब हमें इस गाउसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स को डिफाइन करना है, एक बार फ्लक्स के डेफिनेशन से और एक बार गाउस लॉ से, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस पॉइंट पे पता चल जाएगी. क्लियर? तो दिस इज स्फेरिकल गाउसियन सरफेस. और अब हम अप्लाई करेंगे डेफिनेशन. तो हम पहले वही लैंग्वेज फॉलो करेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स. ठीक है? फ्लक्स के डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम फ्लक्स के डेफिनेशन से बात कर रहे हैं तो जो फ्लक्स है फाई वो कितना होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ए. डेफिनेशन हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है. तो वेक्टर E डॉट वेक्टर ए. एंगल की अगर बात करें तो देखो
चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी इसकी वजह से, आउटवर्ड, और एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो एरिया भी कहाँ होगा, आउटवर्ड। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, एरिया भी आउटवर्ड है। क्लियर, ये कोई पॉइंट था जो हमने डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो एरिया भी आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, तो वी कैन से थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हियर। चलो किसी और पॉइंट के लिए बात करें, सपोज इस पॉइंट के लिए हम अगर पी पॉइंट यहां लेते तो यहां भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा और एरिया भी आउटसाइड होगा, यानी इस गाउसियन सरफेस का कोई भी पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहां हम थीटा 0 डिग्री ले सकते हैं। प्लस हम लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos थीटा, थीटा हम जानते हैं कितना है, 0 डिग्री। एरिया की बात करें एक, देखो यहां समझना है इस एरिया को, एरिया इंपॉर्टेंट है। हमें फ्लक्स चाहिए, और फ्लक्स किसके थ्रू, गाउसियन सरफेस के थ्रू। अब यहाँ दो कंफ्यूजन हो सकते हैं कि हम कैपिटल आर ले यहाँ या स्मॉल आर ले, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कैपिटल आर लेना चाहिए या स्मॉल आर लेना चाहिए। तो क्या ले हम, कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो क्या कंडीशन होगी यहाँ, चूंकि फ्लक्स किससे डिफाइन हो रहा है, गाउसियन सरफेस से, तो हमें रेडियस भी किसकी लेनी पड़ेगी, गाउसियन सरफेस की। और ये रेडियस कितनी होगी, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और रेडियस होगी आर, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। याद रखना कि यहाँ पर आएगा एरिया किसका, गाउसियन सरफेस का, क्योंकि फ्लक्स किससे डिफाइन हो रहा है, गाउसियन सरफेस से, ठीक है। तो उसी का एरिया आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ई को हमें कैलकुलेट करना है, और साथ में आ जाएगा cos 0 कितना होता है 1, तो फ्लक्स हमें मिल गया कितना, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, सो दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। नाउ अब हम बात करेंगे किससे, गाउस लॉ से, और गाउस लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन देखेंगे। तो हम बस सेकंड स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम गाउस लॉ, ठीक है। फिर से फ्लक्स डिफाइन करेंगे, लेकिन इस बार हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, गाउस लॉ। अगर हम गाउस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये Q क्या होता है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड सरफेस। क्लियर, तो ये जो गाउसियन सरफेस है इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, Q है। तो क्लियर, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन हो गया, नेट चार्ज Q है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ कांस्टेंट है, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों जो इक्वेशन है ये सेम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, तो इक्वल हो जाएंगे। LHS यहाँ सेम है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या रिलेशन यहां मिल रहा है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ Q ऊपर रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट दोस्त हैं, एक साथ आके कांस्टेंट बनाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं इसकी वैल्यू k होती है, और जो किसके इक्वल होता है 9 × 10⁹ k। तो E इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, Q में रीअरेंज कर रहा हूं इसे, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट साथ में आ जाएंगे, आर स्क्वायर बाद में रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। तो फॉर्मूला आया KQ अपॉन आर स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पहले भी नहीं देखा है, कहाँ, ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एज डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस r। क्लियर, और सेम फॉर्मूला यहाँ किसके लिए मिला है, स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इस स्फेरिकल शेल का जो टोटल चार्ज है वो सेंटर पॉइंट O पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेरिकल शेल इस तरह से बिहेव करता है कि जो नेट चार्ज है उस पे वो हम उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो क्लियर, तो फॉर्मूला हमें पता चला कि Q अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल है आउटसाइड पॉइंट के लिए। क्लियर, इसी फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में डेराइव कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम यहाँ एक्सप्रेशन देखिए Q नेट चार्ज है सरफेस पे, Q का रिलेशन सिग्मा से हो सकता है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन A। क्लियर, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू A। Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, A एरिया ऑफ सरफेस। इस बार एरिया कौन से सरफेस का है, स्फेरिकल शेल का खुद का। क्यों, क्योंकि हम चार्ज निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया किसका आएगा,
सरफेस एरिया आएगा स्फेरिकल शेल का। पहले जो एरिया निकाला था चूंकि गाउसियन सरफेस था तो वो गाउसियन सरफेस का एरिया था, तो यहां मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A की जगह आएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर? पहले आया था स्मॉल r स्क्वायर और अब आया कैपिटल R स्क्वायर। ये दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिल रहा है? सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा Q की जगह मैं लिखूंगा सिग्मा इनटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन K की वैल्यू पुट करूं फिर से, K कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल्ड आउट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड पॉइंट के लिए कितनी आई? सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। चाहो तो हम इसको लिख सकते हैं ये EO, O मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए, यहां पे लिख सकते हैं EO मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, दोनों सेम ही हैं। हमें ये याद रखना है, ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये याद है तो हम एक स्टेप सिग्मा की वैल्यू पुट करके ये फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर के आउटसाइड इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड, और अब किसके लिए बात करेंगे? सरफेस वाले पॉइंट के लिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो डिस्कशन चलेगा वो सरफेस पॉइंट पे चलेगा। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट है यहां, और सेकंड पॉइंट है 4 पॉइंट्स ऑन सरफेस पॉइंट के लिए। और वी नो सरफेस के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है स्मॉल r और कैपिटल R, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो सरफेस के ऊपर होगा। तो बस क्या फॉर्मूला होगा? देखो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर गाउसियन सरफेस ड्रॉ भी करोगे तो भी कहां जाएगा? वो सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा। तो इस केस में डायरेक्ट हम स्मॉल r और कैपिटल R पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें पहले फॉर्मूले से, तो कितना आ जाएगा? KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यू आर गेटिंग इट? बस स्मॉल r की जगह क्या रख देना है? कैपिटल R। चार्ज अभी भी कहां कंसीडर मान सकते हैं अपन? सेंटर पे। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर उस पॉइंट की? कैपिटल R। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? E इज इक्वल टू, देखो इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। दोनों बराबर हो गए, R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो E सरफेस, ठीक है, ये E सरफेस है, ES। तो जो E सरफेस है इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है? इसकी वैल्यू हमें मिली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें ध्यान रखना है। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। सिंपल है। तो सरफेस के लिए अलग से सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जो पहले इक्वेशन हमने डेराइव किए हैं उन्हीं में हम जो वैल्यूज है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ है कि ये जो वैल्यू है सरफेस पे ये ज्यादा है या आउटसाइड वाली वैल्यू ज्यादा थी? तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि कैपिटल R जो है वो स्मॉल r की अभी तक की सबसे कम वैल्यू है, और बेस में सबसे कम वैल्यू होगी तो क्वांटिटी हमें कैसी मिलेगी? वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर स्मॉल r की बात करें इससे पहले तो वो कैपिटल R से ज्यादा ही था, और नीचे अगर बड़ी वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये अभी तक की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। थर्ड पॉइंट अब आएगा यहाँ, और थर्ड पॉइंट में हम जानते हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे इनसाइड स्फेरिकल शेल। तो ये आएगा इनसाइड स्फेरिकल शेल, और इनसाइड के लिए हम जानते हैं स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R की। अब जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है। तो इनसाइड स्फेरिकल शेल अगर डिस्कस करें तो यहाँ सबसे पहले हमें गाउसियन सरफेस लेना होगा। देखो ध्यान से, इस बार जो पॉइंट है वो कहाँ आ चुका है? स्फेरिकल शेल के अंदर। ठीक है ना, अब इस पॉइंट के लिए अगर बात करें गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे तो देखो ये इसकी गाउसियन सरफेस होगी, और ये जो गाउसियन सरफेस है स्मॉल r है, ये पॉइंट हो सकता है, ये जो मेन रेडियस है कैपिटल R है। तो ये गाउसियन सरफेस है। इस गाउसियन सरफेस के थ्रू अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है फ्लक्स के अकॉर्डिंग, तो एक बार डेफिनेशन और एक बार गाउस लॉ को हम अप्लाई करेंगे। और हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब गाउस लॉ हम अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर नेट चार्ज है ही नहीं, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर? 0। तो हमें यहाँ आइडिया लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 आ सकती है। चलो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स।
फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है, हम कहेंगे फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए, और जब हम ई की वैल्यू पुट करेंगे ई ए cos 0, ठीक है, और जब ई की वैल्यू पुट करेंगे ए की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आएगा 4 पाई, और ये हो जाएगा ए स्मॉल आर स्क्वायर, गाउसियन सरफेस है तो फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल पहले डेरिवेशन की तरह, ठीक है। अब बात करें फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम गाउस लॉ, ठीक है, अगर हम गाउस लॉ से बात करते हैं तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और q कितना है 0, क्योंकि इस गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, जो है इसके बाहर है, और हमने गाउस लॉ में पढ़ा था कि इनसाइड चार्ज ही इंपॉर्टेंट होता है, बाहर कितना चार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 होगा, तो यहां से फ्लक्स कितना हो गया, ये फ्लक्स जो है ये 0 हो गया यहां से, तो ये आ गया सेकंड पॉइंट हमारे पास, दोनों को इक्वल करेंगे तो बस फाइनल आंसर हमारे सामने है, हम लिखेंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो स्फेरिकल शेल के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है 0 होती है, यानी कि अब हम ध्यान से देखिए तो शेल, अगर कोई शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी, आउटसाइड के अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे के अपॉन कैपिटल आर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये डेरिवेशन है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, लगभग हर डेरिवेशन में हमें ग्राफ सोचना चाहिए कि जो भी रिलेशन हमने डेराइव किया है वहां ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। देखो y एक्सिस पे आई एम टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं ऑन y एक्सिस, और ये x एक्सिस है यहां हम ले रहे हैं डिस्टेंस, तो e r का रिलेशन, ठीक है, दिस इज सेंटर, यहां पर r कितना है दिख रहा है 0, तो अगर इनसाइड इंटेंसिटी 0 है तो सेंटर पे भी कितनी होगी 0, क्योंकि सेंटर कहां है इनसाइड स्फीयर है, तो इनसाइड 0 है, ये वो पॉइंट है जहां r कैपिटल R के बराबर हो जाता है, तो ये 0 से लेकर r तक का जो पोर्शन है ये इनसाइड पोर्शन हो गया, कैपिटल R का जो पॉइंट है ये सरफेस हो गया, और ये जो पोर्शन है यहाँ r कैपिटल R से ज्यादा है, इसका मतलब ये आउटसाइड हो गया, तो हमें 0 से लेकर r तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रखनी है 0, यानी ग्राफ होगा ही नहीं, और होगा भी तो ये खुद ही ग्राफ है, x एक्सिस जो है यहाँ तक ये खुद ही ग्राफ है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। अचानक से r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है मैक्सिमम, और ये वैल्यू कितनी होती है, देखो ग्राफ में जो मेन लाइन होती है ग्राफ की खुद की उसको हम डार्क रखेंगे और बाकी सब हम डॉट से बनाएंगे, जैसे मैंने ये लाइन डॉट से बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो रही है मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कितना है, ये मैक्सिमम है ई सरफेस, ठीक है ना, ये ई सरफेस के बराबर हो गया, और ये हमें कहां मिला है कैपिटल R पे, और अब हमें पता है कि इसके बाद आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, लेकिन r स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल है, और एंटी प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनाना हमें आता है, सो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, यानी यही लाइन ग्राफ है बस, और ये डॉट में मैंने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू है। सो ड्यू टू uniformly charged spherical shell, this is the graphical representation of electric field with distance, ग्राफ इस तरीके से होगा एंटी प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर E इनसाइड जो है, यहाँ हमें कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि E इन जो है E इनसाइड वो कितना है इज इक्वल टू 0, ये E सरफेस हो गया, और ये E आउटसाइड हो गया, और E आउटसाइड R स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ हमें इस तरह से एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन के थ्रू मिला है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशन, क्लियर, तो ये है इस डेरिवेशन से रिलेटेड। चलो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन तक गिवन है। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, तो नेक्स्ट डेरिवेशन में हम वो भी देख लेते हैं। सो देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, या पॉज करके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Okay, so now due to uniformly charged solid conducting sphere, इस बार मैंने होलो नहीं बोला है, सॉलिड बोला है, लेकिन सॉलिड में कंडक्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट, सॉलिड के साथ क्या लिखा है कंडक्टिंग स्फीयर, यानी
इस बार होलो स्फीयर नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, मेटल है वहां, ठीक है, लेकिन पूरा मेटेलिक है, कंडक्टिंग है। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो सपोज ये हमारा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, मेटल स्फीयर है। अगर इस सॉलिड मेटल स्फीयर को हम कोई चार्ज देते हैं तो हम जानते हैं कि कंडक्टर पे कोई भी चार्ज अगर तुम दोगे, मेटल में कोई भी चार्ज दोगे तो वो हमेशा कहां चला जाएगा, सरफेस पे, अंदर चार्ज ठहरेगा ही नहीं, यहाँ उनके बीच में रिपल्शन होगा, और चूंकि रिपल्शन है तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा, और जब चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा तो चार्ज हमेशा कहाँ होता है, सरफेस पे। याद रखना किसी भी मेटल को जब हम चार्ज देते हैं तो वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो अगर सॉलिड होगा, होलो हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लास्ट वाला डेरिवेशन हो जाएगा, लेकिन अगर सॉलिड भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड होके भी ये होलो स्फीयर की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ नेट चार्ज सरफेस पे ही होगा, और चूंकि सॉलिड है तो रो डिफाइन नहीं होगा, अब भी क्या डिफाइन होगा, सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यहाँ डिफाइन होगी। यानी इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो हमें क्या पता चला कि ये जो कंडीशन है या ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा हमने लास्ट डेरिवेशन सॉल्व किया है। तो अगर स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर का क्वेश्चन आता है या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है, ग्राफ भी सेम है, बस ध्यान रखना है कि हेडिंग क्या है, तो इतना हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूं इसके लिए बस, तो रिजल्ट एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे। तो अगर मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट करूं, मैं कहूं इस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो E आउटसाइड कितना था, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर? सेकंड पॉइंट पे इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस पे कितना था, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R इनसाइड पॉइंट, तो बताओ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर, क्या होगा, तो ये कितना होगा, 0। बिल्कुल ये तीनों रिजल्ट लास्ट वाले हमारे डेरिवेशन से लिए गए हैं, दोनों डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर हैं, हेडिंग अलग अलग है लेकिन बिहेवियर सेम है। तो वी कैन से नाउ a solid conducting sphere behaves like a spherical shell, ठीक है, spherical shell की तरह ही बिहेव करता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीखा। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पोटेंशियल के लिए पढ़ेंगे वहाँ भी सेम रिजल्ट्स हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि बिहेवियर दोनों का कैसा है, चार्ज के लिए सेम है। ओके, सो थोड़ा एडवांस स्टडी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं रहना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स पे फाइट करने हैं, ठीक है, और आगे और भी नॉलेज गेन करनी है। तो एक और कॉन्सेप्ट में आता है, अगर ये कंडक्टिंग नहीं हो कि नॉन कंडक्टिंग हो तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है हमें। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां ध्यान रखना है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, यानी इस बार मेटल स्फीयर नहीं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर? तो ये हमारी हेडिंग है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट तो करनी है, लेकिन अब हम तीसरे लेवल पे आ गए हैं। इस बार हमें एक स्फीयर लेना है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, और अगर नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, तो उस केस में हम जो भी चार्ज देंगे, जिस जगह पे देते हैं तो वो चार्ज वही रह जाता है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। तो अब इस हेडिंग में चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं होगा, इस बार चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑल ओवर दी वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखते हैं, हम ये ड्रॉ करेंगे। तो अगेन ये मैंने ड्रॉ किया। सो ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सपोज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहाँ हमने जो भी चार्ज हम देंगे, सेंटर इसका हमने ओ लिया, रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। इस बार देखो जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में है, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। और भी हम टेंस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ गया कि चार्ज अब सिर्फ सरफेस पे नहीं है, अंदर वॉल्यूम में है। यहाँ भी वही तीन अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। सेंटर पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया हमने, और इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ भी वही तीन कंडीशन होंगी, फर्स्ट फॉर आउटसाइड पॉइंट, सेकंड फॉर सरफेस, एंड थर्ड फॉर इनसाइड पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, और फर्स्ट होगा फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, ठीक है। और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए स्मॉल आर जो होता है वो कैपिटल आर से ज्यादा होता है। गाउसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, ये पी पॉइंट है, अगर हम गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं
तो ये गाउसियन सरफेस होगा, ठीक है, स्फेरिकल शेप में। और इस गाउसियन सरफेस के थ्रू अब टोटल नेट चार्ज कितना है यहाँ Q, और हाँ यहाँ अब रो डिफाइन होगा। रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर। तो यहाँ रो डिफाइन हुआ है, और रो हम जानते हैं क्या होता है, हमने इसी चैप्टर में स्टडी किया था, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये पहला ऐसा डेरिवेशन है जहां पर चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी तक हमने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हर जगह सबसे पहले डेरिवेशन में लैम्डा आया था, और उसके बाद के हर डेरिवेशन में सिग्मा डिफाइन हुआ था, लेकिन यहाँ पर रो पहली बार डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। और रो होता क्या है? हम सब जानते हैं रो होता है Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, सो रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो रो डिफाइन होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर ये जो डेरिवेशन सॉल्व करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहाँ होगी? आउटसाइड, एरिया भी कहाँ होगा? आउटसाइड। थीटा कितना होगा यहाँ? 0, ये A और ये E। थीटा कितना हो गया यहाँ? थीटा 0 हो गया। तो जो पहला डेरिवेशन है या ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम डिटो वही जा रहा है जो हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा था। यानी एक बार हम यहाँ पे गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे, और सेकंड केस में हम अप्लाई करेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, और उसके बाद सेम रिजल्ट आ जाएगा। यानी इस रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, चार्ज की वजह से आउटसाइड ही आ रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे जो E आउटसाइड है सेम उसी डेरिवेशन की तरह ये आएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो ये बिल्कुल वही है जो मैंने लास्ट डेरिवेशन में एक्सप्लेन किया है। पहले पॉइंट में कोई चेंज नहीं है, चाहो तो मैं बोर्ड दोबारा पढ़ सकता हूँ, पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक बार हम डेफिनेशन काम में लेंगे, E इंटू ए वही आ जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और फिर गाउस लॉ से आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद KQ अपॉन R स्क्वायर प्रूव हो जाएगा यहाँ से। तो ये पहला वाला पॉइंट है, सॉरी यहाँ लिखेंगे स्मॉल r, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। सेकंड सरफेस की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा फॉर सरफेस, और सरफेस के लिए हम जानते हैं स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल होते हैं, यहां भी कोई चेंज नहीं है। ई सरफेस का फॉर्मूला भी वही रहेगा, और ये रहेगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्लियर। बस स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर कर दो। और हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम सरफेस पे गाउसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ करेंगे तो जो चार्ज है वो इनसाइड ही रहेगा, और स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। तो सिमिलरली ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल सेम है, चाहे शेल के लिए सॉल्व करो, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सॉल्व करो, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सॉल्व करो, तीनों के लिए पहले और सेकंड दूसरे पॉइंट तो सेम है, ठीक है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, और हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि तीसरा पॉइंट तो चेंज हो गया, यानी इनसाइड तो चेंज आएगा ही आएगा। तो चलो इनसाइड के लिए डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो फॉर आउटसाइड, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे थर्ड, और थर्ड है फॉर इनसाइड पॉइंट्स, और इनसाइड पॉइंट जो है उसके लिए स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, ठीक है। सबसे पहले गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, सेंटर पॉइंट को। तो इस बार जो गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द गाउसियन सरफेस, और इस बार हम देख सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज है। पहले तो कोई चार्ज नहीं आया था क्योंकि जो भी चार्ज था वो सरफेस पे था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत चार्ज तो है। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है? Q डैश, ठीक है। रो तो हर जगह सेम ही होगा, तो बस रो सेम है, तो हम यहाँ से Q डैश की वैल्यू निकालेंगे Q के टर्म में। तो हमने मान लिया कि जो छोटा सा मैंने गाउसियन सरफेस बनाया, दिख रहा है ये छोटा सा गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, इसकी रेडियस स्मॉल r कैपिटल R से छोटी है, और इसके अंदर जो चार्ज है वो हम कितना कंसीडर करके चल रहे हैं? Q डैश। चार्ज कितना है? Q डैश, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ इसको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, वही तरीका, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के डेफिनेशन से फाई इज इक्वल टू आता है E A cos थीटा, फाई इज इक्वल टू E हमें कैलकुलेट करना है A 4 पाई R स्क्वायर, क्लियर। एरिया कितना होगा? चूंकि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? स्मॉल r, इसकी खुद की रेडियस स्मॉल r है, और वो कैपिटल R से छोटी है इस कंडीशन में, और cos कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम डेफिनेशंस ये मिला हमें। अब बात करेंगे फ्रॉम गाउस लॉ, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे फ्रॉम गाउस लॉ। अगर गाउस लॉ से बात करते हैं तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है स्टेप समझना, Q नहीं आएगा क्योंकि यहाँ होता है इनसाइड चार्ज, और इस छोटे से गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q डैश। तो कितना आएगा? Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट हुआ, और Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बाद अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ Q डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में Q डैश ही निकालना है।
और क्यू डैश कैसे निकालें? तो देखो अगर हम रो की बात करें तो रो तो सब जगह सेम है, चाहो तो हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना है v, और इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ कितना है v डैश, ठीक है ना। मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूँ। इसको मैंने मान लिया कि जो छोटू स्फीयर है हमारा, जो गाउसियन सरफेस है छोटू वाला, उसका कितना मान लिया हमने v डैश, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशन होगी यहाँ, अगर हम देखें ध्यान से तो टोटल v वॉल्यूम में चार्ज कितना है, तो हम यह बोलेंगे चार्ज इन वॉल्यूम कैपिटल V, ठीक है। तो कैपिटल V जो वॉल्यूम है उसमें चार्ज कितना है, टोटल Q, क्लियर। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वही रो की बात हो गई, देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, Q by V, ठीक है। और हमें कितना चार्ज चाहिए V डैश में, सो चार्ज इन V डैश वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा Q बाय V इंटू V डैश, क्लियर। तो ये हो जाएगा Q बाय V इंटू V डैश, ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये कैलकुलेट कर लेते हैं, आई थिंक विजिबल है। तो ये जो चार्ज है कितना है, Q डैश कितना आया, Q बाय V, V कितना है 4 बाय 3 पाई R क्यूब, ठीक है, कैपिटल R क्यूब आया, इनटू V डैश कितना है 4 बाई 3 पाई स्मॉल r क्यूब, 4 बाई 3 पाई से 4 बाई 3 पाई गया, और Q डैश हमारे पास आ चुका है, और Q डैश कितना आया है, Q R क्यूब, Q स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन Q स्मॉल r क्यूब ऊपर है और नीचे है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। दिस इज द सेकंड इक्वेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। और देखो ये तो वो बिल्कुल बेसिक तरीके से, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि तुम बिल्कुल भी भूलो नहीं और ये इजी लगे तुम्हें। और दूसरा जो मेथड हो सकता है वो रो की वैल्यू से हो सकता है। हमें क्यू डैश चाहिए था, देखो मैं उसे यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में। क्यू डैश चाहिए था, क्यू डैश क्या होगा, रो तो सब जगह सेम है, रो इनटू वी डैश, सिंपल। क्यू डैश कितना जाएगा, रो इनटू वी डैश। रो क्या है, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वी डैश हो जाएगा, रो कितना होता है, रो होता है Q अपॉन V इंटू वी डैश। तो ये जो सिंपल लैंग्वेज से हमने सॉल्व किया छोटी क्लास के बच्चों की तरह, उसे हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ V लिखो, V डैश लिखो, अगेन यहाँ से Q डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो एक मेथड ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ऐसे भी सॉल्व करें तो बात समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में अब हम दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दो रिजल्ट तो सेम ही है। So from equation first and equation second, ठीक है, दोनों को इक्वल करते हैं तो ये मिलेगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब, क्लियर। तो यहाँ से r स्क्वायर और यहाँ है r क्यूब, तो ये कैंसिल आउट होगा, r रह जाएगा, बस ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो r रह जाएगा। अब E कितना हुआ नेक्स्ट स्टेप में, E हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई, ये अपने दोस्त के पास आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और साथ में है स्मॉल r, क्लियर। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा k क्यूब अपॉन r क्यूब इनटू स्मॉल r, k क्यूब r अपॉन कैपिटल R क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दैट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। और पहली बार हमें कुछ अलग रिजल्ट मिला, और अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R के प्रोपोर्शनल है, सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आई है, यानी जो इनसाइड पॉइंट है उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ। ऐसा यहाँ क्यों होता है, क्योंकि हम तो अभी तक यही पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ घटता है, ऐसा यहाँ हो रहा है स्पेशल केस में। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे सेंटर से R बढ़ेगा वैसे वैसे उस गाउसियन सरफेस के अंदर आने वाले नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन हम याद रखेंगे कि इनसाइड के लिए R कैसा आया, प्रोपोर्शनल आया है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ सीखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, E एट सेंटर, ठीक है, तो सेंटर के लिए स्मॉल r कितना होता है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। यानी कि चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ही होता है, यानी स्टार्टिंग तो ग्राफ की 0 से ही होगी, क्लियर।
तो अब यहाँ हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ को भी अच्छे से समझते हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ, या पॉज करके नोट कर सकते हो। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड, तो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। सो बिल्कुल वही पहले की तरह, यहाँ y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस पे आई एम टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, x एक्सिस पे आई एम टेकिंग r, क्लियर। और यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये इनसाइड पॉइंट हो गया, कैपिटल R वाला पॉइंट हो गया सरफेस, ठीक है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, लेकिन इनसाइड के लिए प्रोपोर्शनल रहता है, यानी जैसे जैसे r बढ़ेगा इनसाइड पे प्रोपोर्शनल होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पहुंचेगी, देखो फिर से मैक्सिमम कहां मिला हमें, सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम है, और इसके बाद तो एंटी प्रोपोर्शनल है, पहले की तरह ग्राफ सेम होगा। तो देख रहे हो ग्राफ का ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल पुरानी ग्राफ की तरह है, बस ये हिस्सा चेंज हो गया, ये तो एंटी प्रोपोर्शनल है, यहाँ प्रोपोर्शनल होगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ मिलेगी, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी होगी, ES, यानी E सरफेस। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का डेरिवेशन इस तरह से सॉल्व होता है, और इंपॉर्टेंट है ग्राफ को अच्छे से याद रखना और रिजल्ट्स को याद रखना। और रिजल्ट्स में आई थिंक काफी सिंपल है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो ग्राफ हैं, दो रिजल्ट है वो तो सेम है तीनों ही टॉपिक के लिए, लास्ट वाले में चेंज आता है। तो क्या याद रखेंगे, स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। लेकिन अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R के प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल RQ, क्लियर। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल start the new chapter number 2, which is related to electric potential and capacitance. तो carry on with your study, revise करो, numerical solve करो, doubts पूछो, और बाकी this is all about the theoretical discussion on this chapter. See you in next class. Thank you. Take care.